तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को इससे पहले हम बता चुके हैं कि इतिहास में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा हम पढ़ा दिए हुए हैं, और उसी का दूसरा बुक है सामाजिक विज्ञान का, जिसे राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र या लोकतंत्र भी सभी जगह अपना एक अलग अलग नाम से सब पुकारते हैं इस बुक को, ठीक है। तो उसका ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको हम एक एक करके क्या करेंगे, समझाएंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है। तो गठबंधन के बारे में आपको उस दिन बताए थे, और दल बदल कानून में ही आपको बताया थे गठबंधन की सरकार में क्या होता है कि जब खुद किसी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत, खुद के काबिल पे अपना जब वो कोई सीट बोले तो पद ग्रहण नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए खुद का उसका क्या चाहिए, ज्यादा बहुमत बोले तो वोटों की सीटों की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए। आज जब नहीं होती है ना, तो वही होती है कभी उसके साथ जाएगा तो गठबंधन की सरकार बनेगा। जैसे आज बिहार में किसकी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, ताकि ना राजद के पास पूर्ण बहुमत है अपना मुख्यमंत्री बनाने के पास, ना आरजेडी के पास है, जदयू के पास है, ना बीजेपी के पास है। ताकि अभी से पहले बीजेपी की सरकार था, नीतीश चाचा जदयू में जाती, आरजेडी में मिल गए, आरजेडी और जदयू के गठबंधन की सरकार बन गई यहाँ पे। तो गठबंधन की राजनीति में लोकतंत्र को अत्यधिक प्रभावित करती है, और लोकतंत्र में किसका अधिकार होता है, जनता का अधिकार सबसे ज्यादा होता है। तो स्पष्ट बहुमत नहीं आने पर, जब स्पष्ट बहुमत बोले ना कि मान के चले कि अगर मुझे 240 सीट है, 240 सीट में कम से कम इसका आधा कितना होगा, 120 होगा, तो 120 से आपको कम से कम 121 लाना पड़ेगा। 121 अगर आपके पास सीटों की संख्या है, तो इसके मतलब समझ लीजिए आपके पास स्पष्ट बहुमत है, आप अपना सरकार बनाने के लिए आप खुद पे तैयार है, खुद पे निर्भर है। लेकिन अगर आपके पास 120 119 होगा तो पर भी आप सरकार नहीं बना सकते हैं। हो सके हम अकेला इतना इन्हें सब मिल जाएगा तो हमसे ज्यादा नहीं हो जाएगा, इधर जो सब मिलेगा उसी को हम बोलेंगे गठबंधन की सरकार या गठबंधन की राजनीति। तो जिसके पास स्पष्ट बहुमत नहीं आने पर क्या करते हैं कि वो सरकार के बनाने के लिए छोटी छोटी पार्टियां जो होती है, जो एक दो पार्टी के पास सीट जो होते हैं, वो क्या करती है, उन पार्टियों को आपस में क्या करती है, जोड़ लेती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गठबंधन, ठीक है। और वैसे उम्मीदवार को भी चुन लिया जाता है, और जो दागी प्रकृति को या अच्छी छवि वाले हो या नहीं हो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि राजनीति में देखिए कि जो ज्यादा चोर उचक्के गुंडे हथियार लुटेरा ये सब होता है, वो भी राजनीति में भाग लेते हैं और वो भी चुनाव लड़ते हैं, और उसमें क्या होता है, उसको भी विजय प्राप्ति होता है। और जीतने के बाद तो सब जानते हैं कि सारा धुल गया, जितना किया वो सब धुल गया। राजनीतिक पार्टी में आने के बाद क्या होता है, उसको उसमें शामिल कर लेता है, तो उसमें जितना भी जो केस मुकदमा वो सारा खत्म हो जाता है। अब सरकारें में चला गया तो उसपे कौन लड़ेगा, पुलिस प्रशासन उनके हाथे में है, तो कौन उसपे मुकदमा चलाएगा। अब गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल अपनी जो भी आकांक्षाएं होती है, जो भी उनकी इच्छाएं होती है, वो नामों की संभावनाओं को देखते हुए गठबंधन करने को प्रेरित हो जाती है। वही लोग जैसे आपको बोलेंगे आप मेरे पार्टी में आ जाइए, आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसमें कोई पद सब होता है, शिक्षा मंत्री होता है, स्वास्थ्य मंत्री होता है, खेल मंत्री होता है, कोई विभाग में आपको क्या करेंगे, अच्छा पद दे देंगे, लोग दे देगा, और आप लोग क्या होते हैं, लोगों के बहाने आप लोग इसमें चले आते हैं। और जिस कारण से वह शासन पर सरकार की पकड़ ढीली पड़ जाती है, और भारत में जैसे लोकतंत्र में आज गठबंधन की राजनीति काफी प्रभावी हो रही है। ताकि आज किसी को पास कुल बहुमत नहीं मिल पाता है, लेकिन आज केंद्र में ओनली बीजेपी की सरकार है, उसके पास खुद का बहुमत है, लेकिन बिहार में वैसा नहीं है। और गठबंधन के सरकार बता दे कि हमेशा वो कमजोर मानी जाती है, इसलिए कि मान के चले गठबंधन की सरकार में क्या होता है, 2 3 4 5 6 पार्टियां होती है। अब सबका मत एक होगा तभी कोई निर्णय ले सकता है। अब तुम्हारा मत होगा जी सर होना चाहिए, वो कहेगी सर नहीं होना चाहिए, तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो गठबंधन की सरकार में कोई भी फैसला लेने में भी क्या होता है कि उसे बहुत सोच समझ के लागू किया जाता है। और जब आपका बात नहीं मानेगा तो कहिएगा ठीक है आप रहिए, हम निकलते हैं आप में से, वही ना होता है। जब बात कोई ना माने तो उसमें से निकल जाता है। तो गठबंधन की सरकार में ये हानियां भी है और अच्छाई भी है, लेकिन ज्यादातर इसमें बुराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीन माने किन्हीं दो प्रावधानों को जिक्र करे जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है।
तो हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना के लिए कई प्रावधान है और आज जानते हैं कि हमारे देश में एक धर्म नहीं अनेकों धर्म है। इसमें पहला संविधान में हर नागरिक को एक माने यह स्वतंत्रता दी गई कि वो अपने विश्वास से वह किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। मान के चले कि आज आप हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन अगर चाहे कि आप दूसरा धर्म को मुझे मानना है या उसके पास जाना है तो आप जा सकते हैं। इसमें आपको कोई रोक नहीं है। अगर हम मुस्लिम नहीं तो मुस्लिम धर्म को भी हम अपना सकते हैं। कोई मुस्लिम में चाहे तो हिंदू धर्म के अपना सकता है। इसमें कोई मनाही नहीं है, वो आजाद है। उसके बाद इस आधार पर उसे किसी अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर वो चाहे तो उसमें जाना चाहे तो वो जा सकता है, अगर कोई उसे मना करने वाले नहीं है। और धर्मावलंबियों को अपने धर्म का पालन करने और अथवा शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार करने का भी अधिकार है। चाहे तो अपने धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं। जैसे लिखता है ना, हे गुरु बहन प्रणाम, तो वो कहता हाँ गुरु भाई प्रणाम, तो वो भी क्या करता है, अपना गुरु शिव गुरु के जो होता चेला बोलते उसको बढ़ाता है। जैसे पहले इतिहास में आप लोग देखे हुए थे कि जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इसके प्रचार आज देश में नहीं विदेशों से में हुआ। तो अपना धर्म के प्रचार आप सही ढंग से, ये नहीं कि मारपीट करके जोर जबरदस्ती करके और उसे आप लागू कीजिएगा, वैसा नहीं है। तो आप कोई भी आपका धर्म है तो आप उसका प्रचार कर सकते हैं। जैसे आप मुस्लिम है तो मुस्लिम के बारे में सोचिएगा, मुस्लिम ये है वो है, जो उसमें अच्छा होगा जो बताइएगा। आपका हिंदू धर्म है तो दूसरा का भी हिंदू धर्म अच्छा है, लेकिन सबका धर्म अपना क्या होता है, बोले तो प्यारा ही होता है। जैसे अपना सबका बच्चा प्यारा होता है, वैसे आपका अपना धर्म प्यारा होता है। लेकिन वो अधर्म परिवर्तन करने वाले इंसान वो गलती होते हैं, वो गलत समय पे धर्म परिवर्तन करते हैं। इसके लिए वह शिक्षण संस्थाओं को भी स्थापित एवं संचालित कर सकता है। आज देखते हैं हिंदू स्कूल, उर्दू स्कूल क्या अलग है कि नहीं है? दोनों का पढ़ाई के लिए व्यवस्था भी अलग है। और दूसरा बात है कि हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का यहाँ पे भेदभाव क्या होता है नहीं होता है। अगर करता है तो सरकार भी उसके खिलाफ क्या करती है, कानून बनी हुई है। अगर आप किसी धर्म के बारे में गलत बोलते हैं या उसके धर्म के बारे में किसी को गलत शब्द का जवाब देते हैं तो आप अगर उससे कंप्लेन कर देती है तो आप पे वो कार्रवाई भी हो सकती है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है तीसरा, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या क्या है। आज देखते हैं कि हमारे राजनीतिक पोल साइंस, और ये राजनीतिक शब्द के मतलब क्या है, इसमें खाली हम लोग पार्टी क्षेत्र राजनीतिक के ही शब्द करेंगे कि इसमें उपयोग करेंगे जो भी होगा। इसमें सत्ता की बात बोले थी, फिर वही सत्ता के मतलब वही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का जो पद सब होता है ना, सब अपना अपना सत्ता के लिए क्या करता है, मैदान में उतरते हैं। और उसका एक चुनावी चिन्ह भी होता है। जैसे आपको चुनावी चिन्ह भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ऐसे आगे इसमें है दिया हुआ है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है। तो लोकतंत्र में सरकार की सारी शक्ति किसी एक अंग में सीमित नहीं रहती है, और बल्कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता रहता है। हमें कभी देखते हैं, कभी सत्ता कभी बीजेपी के पास है तो कभी क्या है, सुनो, कभी बीजेपी के पास सत्ता चला जाता है तो कभी कांग्रेस के पास चला जाता है। कभी नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता है तो कभी जेडीयू के साथ, मतलब आरजेडी के, जिसको बोलते हैं जनता दल यूनाइटेड, कभी उसके पक्ष में चला जाता है। सत्ता कभी एक हाथ में नहीं रहता है, इसका देन जनता है। ताकि जनता को आप जितना प्रभावित कीजिएगा ना और जितना खुश रखिएगा ना, वो आपकी सरकार बना के रखेगा। अब जब जनता के साथ धोखाधड़ी कीजिएगा तो जनता को वोट देगा नहीं वोट दिया तो सत्ता आपके हाथ से क्या है, चला जाएगा। रिस्पॉन्स में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार की शक्तियां का बंटवारा सरकार के 3 अंग विधायक, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच होता रहता है। और सत्ता ऐसे बंटवारों से किसी एक अंग के पास सत्ता का जमाव एवं उसके दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। अगर ज्यादा दिन तक कोई भी पार्टी अगर अपना क्षेत्र में हो या राज्य में अगर सरकार चला लेती है तो समझ लीजिए कि वो धीरे धीरे क्या होती है, वो दुरुपयोग करने लगता है, अपना वो शक्ति का वो दुरुपयोग करने लगता है, ताकि ज्यादा दिन तक उसको उस पद पे नहीं रहने दो। पद हमेशा चेंज होना चाहिए, व्यक्ति चेंज होना चाहिए, तब ना तो एक दिन बैठा हुआ तो उसे क्या कहा सब लगेगा एक के जैसा है। लेकिन जो आदमी नया आता है वो कुछ ना कुछ अलग करके जाता है, फिर वो आएगा फिर अलग करेगा, फिर आएगा वो अलग करेगा। अरे सत्ता लोकतंत्र में हमेशा एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहना चाहिए, हमेशा चेंज होता रहना चाहिए। हाँ रहेगा कब, जब आप अच्छा काम कीजिएगा तब ना। और सत्ता कैसे बंटवारे, किसी एक अंग के पास सत्ता का जमाव एवं उसके दुरुपयोग का संभावना, माने अगर सत्ता एक के हाथ में न रहती तो उसको दुरुपयोग जो करता है उसकी संभावना कम हो जाती है तथा नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था बनी रहती है। सरकार के एक स्तर का सत्ता के ऐसे बंटवारे को हम सत्ता का
माने क्षैतिज वितरण कहते हैं। और सत्ता की हिस्सेदारी दूसरे कार्य प्रणाली में सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है। और सत्ता ऐसे बंटवारे को हम सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहते हैं। और उसका भी एक क्या होता है, एक अलग अलग भागों में उसकी बटाई भी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, स्पष्ट करें। आज राजनीतिक क्षेत्र में भी आज देखते क्या आप अनपढ़ आदमी खड़ा हो सकता है, लेकिन आज हमारे देश के मुख्यमंत्री भी अंगूठा छापता। कौन? राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी हुई थी, इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री बनी हुई थी, वो सब क्या था? हाँ, प्रधानमंत्री बनी हुई थी, वो भी क्या थी? अंगूठा छाप थी। तो लेकिन अब राजनीतिक में वैसे ही व्यक्ति जा रहे हैं जो पढ़े लिखे होंगे, ताकि वहां पे क्या होता है, डायरेक्ट सर्टिफिकेट मांगता है, कोई सर्टिफिकेट है तो राजनीति कर पाइएगा। तो आज शिक्षा का महत्व लोकतंत्र में क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग जितनी अच्छी तरह से कर सकता है उतनी तरह से अशिक्षित व्यक्ति नहीं कर पाता है। क्यों? बता दे। तो शिक्षित व्यक्ति क्या होता है कि वो पैसा नहीं देखता है, और अनपढ़ व्यक्ति क्या होता है, लो 500 रुपया वो ठमरे देव, लो। अनपढ़ व्यक्ति रख लेगा जेबी में, लेकिन जो शिक्षित व्यक्ति होगा, पैसा आप क्यों दे रहे हैं, पैसा आपसे मुझे लेना नहीं है, मुझे जिस पार्टी का मन होगा उस पार्टी को वोट देंगे। तो शिक्षित में अशिक्षित में यह फर्क है कि अशिक्षित व्यक्ति क्या होता है कि पैसा का कोई प्रलोभन लोभन देता है, उसके चक्कर में बह जाता है। अशिक्षित व्यक्ति क्या होता है, देखता है कि मेरे देश की, मेरा गांव के विकास कौन कर रहा है, कौन पार्टी हम लोगों को अच्छा आगे की तरफ देश को बढ़ा रहा है, हम वैसे व्यक्ति को चुनते हैं। और जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं वो सोचता है कि कौन पार्टी चावल दाल धान गेहूं दे रहा है, पैसा दे रहा है, लोकरे चुनता है। अर्थात अशिक्षित व्यक्ति लोकतंत्र के महत्व को नहीं समझ पाते कि लोकतंत्र होता क्या है, ताकि पढ़े लिखे नहीं तो क्या समझेंगे वो, और वे समझ नहीं पाते हैं कि अपने मत का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, अर्थात वह मत कैसा होगा। लेकिन एक एक वोट क्या होता है, हम लोग का कीमती होता है, और मत किसे दे उसे पता नहीं होता है। और भारत में शिक्षा की दर कम होने के कारण यह एक चुनौती बनी हुई है, और शिक्षा के विशेष राजनीति के अभाव में कोई भी नागरिक अपने लोकतंत्र के अधिकार में माने अनभिज्ञ रहता है। और नागरिकों को शिक्षित होना स्वास्थ्य लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण होता है, और विशेष महिलाओं को शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। आज देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में महिला सबसे आगे आ गई है। क्यों? ताकि आज पढ़ाई का महत्व क्या है वो हम लोगों को पता हो चुका हुआ है। इसीलिए आज हर एक व्यक्ति, जो मजदूर करने वाले किसान का बेटा है वो भी आज क्या है, जिसके पापा जी मजदूरी करते हैं, उसका भी बेटा क्या है, पढ़ रहे हैं, ताकि वो शिक्षित सोचते कि आज मेरा बेटा अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो अनपढ़ है, तो मार्केट में कहीं भी वो काम नहीं कर पाएगा। आज पर गार्जियन अपने बच्चों को क्या शिक्षित कर रहे, ताकि वो हर एक जो भी सेक्टर होता है उसमें वो भाग ले सके। और आज हर सेक्टर में भाग कौन लेता है, जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं। अनपढ़ का वही काम है, गिट्टी विट्टी फोड़ना, वही सब दिन लेबर के काम करना। तो आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है पांचवा। तो इसमें पांचवा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय में राज्य स्तर राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है और इसके मापदंड क्या है। तो राजनीतिक दलों की मान्यता तथा उनके चुनाव चिन्ह का निर्धारण चुनाव आयोग करता है। अब भाई हम खड़ा हो जाए क्या, मेरा पार्टी बन जाएगा क्या? नहीं, इसके लिए क्या होगा, मुझे चुनाव आयोग के पास जाना पड़ेगा, उससे अनुमति लेना पड़ेगा कि मैं भी अपना एक पार्टी बना रहा हूँ। अगर वो कहेगा यस तो मेरा भी पार्टी बन जाएगा, और नहीं कहेगा तो नहीं। अब हम कहेंगे कि हम चुनाव चिन्ह होगा तो मोबाइल छाप ले लेंगे, तो हो जाएगा क्या? नहीं, वो चुनाव चिन्ह भी क्या होता है, चुनाव आयोग देता है। तो क्या होता है कि चुनाव चिन्ह का निर्धारण चुनाव आयोग करता है, और राष्ट्रीय राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को लोकसभा या विधानसभा में चुनाव में 2 या 2 से अधिक राज्यों द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ साथ किसी राज्य से लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त होना आवश्यक होता है। मान के चलिए राजनीतिक क्षेत्र में है, आपको जनता पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी देखना पड़ता है, ठीक है। अगर मान के चलिए राजनीतिक में आइएगा, आपको जनता पसंद नहीं करेगा तो आपको चुनाव आयोग क्या देगा? भाई आपको जब जनता पहचानता ही नहीं है तो कम से कम जनता का भी उसमें योगदान होना चाहिए, और किसी न किसी जो क्षेत्रीय पार्टी हो या अपने राज्य से कम 4 सीट आपको विजय प्राप्त हुआ हो, तब जाके आप क्या होगा, आपको एक जो चुनाव चिन्ह और अलग पार्टी का वो निर्माण आपको दे सकता है। जैसे इससे पहले आपको राम कुमार शर्मा जो बने हुए थे, उनका पार्टी का नाम हम भूल रहे हैं, ठीक है, याद नहीं आ रहा है, बताएंगे कभी तुम लोगों को।
या लोकसभा में कम से कम उसको 2% सीट अर्थात 11 सीटें जीतना होगा और कम से कम 3 राज्यों का उसको होना चाहिए। तब जाकर उसको केंद्र में चुनाव आयोग क्या करेगी, उसको पार्टी का नाम देगा और उससे चुनाव लड़ने का उसका जो भी चिन्ह होता है वो चिन्ह देगा। लेकिन राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के लिए उस दल को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में डाले गए वैध मतों का कम से कम उसको भी 6% प्राप्त होने के साथ साथ राज्य विधानसभा की कम से कम 3 सीटों से या 3 सीटों उसको जीतना आवश्यक होगा। तब जाके जो राज्य स्तर पर जो पार्टी होता है, क्षेत्र मतलब राज्य स्तर पर कोई अभी जदयू है, बोले तो बीजेपी तो केंद्रीय लेवल पार्टी है, ये पूरा देश में चलता है, लेकिन राज्य लेवल में जदयू जो केवल आपके आरजेडी है। उसके बाद और छोटा छोटा पार्टी होगा, छोटा छोटा पार्टी के हम लोग नाम याद रखने, जीतन नाम के मांझी है, जीतन राम मांझी उसका अलग पार्टी है। उसके बाद आपको ये रामविलास पासवान है, उनका एक अलग पार्टी है। सबका क्या है, एक अलग अलग पार्टी है, ठीक है। तो हम ये आपको 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाएं, उसके बाद फिर नेक्स्ट कल 6ठा से हम समझाएंगे, ठीक है।